हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारी मेन लीड थेप से होती है। थेप जो कि बिल्डिंग के टेरेस पे खड़ा और सोच रहा था क्या उसका इंतज़ार कभी ख़त्म भी हो पाएगा या लाइफ टाइम तक इसी तरीके से वो इंतज़ार ही करते रहेगा। तभी वहाँ पर सडनली एंट्री हो जाती है हमारी फीमेल लीड की, जिसका नाम इम है, जो कि फुल ड्रंक थी। उसके पास उसकी फ्रेंड चंपू का कॉल आता है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। इम झूठ बोल देती है, मैं टैक्सी में हूँ और तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, आखिर तुम्हें मेरी इतनी परवाह जो है। अपनी फ्रेंड चंपू से बात करने के बाद इम टेरेस के टॉप लेवल पर खड़ी हो जाती है एंड देन उसके बाद वो जंप करने वाली थी, लेकिन उससे पहले वो थेप को देख लेती है। सर एक्सक्यूज़ मी, क्या आप यहाँ से जंप करने का डिसाइड कर रहे हैं? थेप कहता है मेरा ऐसा तो कोई इरादा नहीं है। तब इम कहती है कोई बात नहीं, पहले मैं ही जंप करूँगी, आफ्टर ऑल मुझे सुसाइड जो करना है। थेप कहता है अगर इस तरीके से उसे मरना है तो एटलीस्ट उसे पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि जंप करने से पहले इम कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रही होती है और अपनी पूरी भड़ास निकालती है। थेप के समझाने पर इम कहती है वैसे तुम सच ही कह रहे हो, पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अभी वो प्रैक्टिस कर ही रही होती है, अभी वहाँ पर कुछ लोगों की एंट्री हो जाती है। थेप इम को छुपा देता है क्योंकि वो इम को उन लोगों को नहीं शो करना चाह रहा था। इस बंदे का नाम पैट है जो थेप के साथ ड्रग्स डीलिंग करना चाह रहा था। ड्रग्स वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, ये थेप देख लेता है एंड उसके बाद वो उसके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र करवा देता है। जब पैट सेटिस्फाई हो जाता है कि उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, देन यहाँ पर वो अपनी चाल ही बदल देता है और थेप से कहता है कि उसने यहाँ पर अकेले आकर के गलती की और उसे मारने वाला था। तभी इम खड़ी हो जाती है कि कैसे डिस्कशन चल रही है। इम सुसाइड करने वाली थी, लेकिन पैट के बंदे उसे रोक रहे होते हैं एंड यहाँ पर थेप और पैट के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पैट थेप को जान से मारना चाह रहा था, वो कई बार उसे शूट भी करता है, लेकिन थेप पर गोलियों का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। इस फाइटिंग के चक्कर में पैट के बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। थेप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि थेप कोई मामूली पर्सन नहीं है, वो एक वैम्पायर है, तो इसी वजह से वो पैट का ब्लड पीने लगता है। ड्रंक होने की वजह से इनको बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साफ देखने के लिए वो अपने मास्क को जब रिमूव करती है तो कुछ टाइम के लिए थेप मानो उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया है, वो बस इम को ही देखी जा रहा था। थेप और पैट के बंदों के बीच की फाइटिंग में बेचारी इम पिस जाती है। धक्का लगने की वजह से वो सीधा टेरेस से नीचे गिर जाती है। वो चिल्ला रही होती है। थेप फ्लाई करते हुए इम के पास आता है और उसे पकड़ लेता है। इम की तो जान बच जाती है, लेकिन इम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो थेप को देखती है लेकिन सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था। वो बेहोश हो जाती है। इम जब बेहोश होती है तब थेप उसे दूसरे नाम से बुला रहा था। मॉर्निंग में जब इम सोकर उठती है वो अपने घर पर ही थी। उसे ये सब कुछ एक ड्रीम सा लग रहा था, लेकिन उसे आइडिया नहीं कि ये सब कुछ उसके साथ हकीकत में हुआ है। अल्कोहल ज़्यादा पीने की वजह से इम का सर भारी भारी सा लग रहा था। तभी उसका ब्रदर डियोन आता है जो उसे डराता है। इम उसे पंच मार देती है। डियोन कहता है तुमने मुझे पंच मारा, कोई बात नहीं, चलो डैड तुम्हारा इंतज़ार करें तुम्हारी क्लास लेने के लिए, और वैसे भी ब्रेकफास्ट मैंने तैयार कर दिया है, नीचे जल्दी से आ जाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारी कितनी लंबी क्लास लगती है। इम डर रही होती है, नीचे आती है। डैड उससे कहते हैं तो अब तुम सच सच बताओ कि कल रात हुआ क्या था। इम कहती है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड चंपू के कहने पर उसे कुछ फाइल देने के लिए गई थी। तभी उसका ब्रदर बोल पड़ता है क्या फाइल देने के लिए या किसी पार्टी में। इम उसे शांत होने के लिए कहती है। डैड कहते हैं सच्चाई बताओ कि हुआ क्या, और तुमसे किसने कहा था ड्रिंक करने के लिए, और तुमने कितना ड्रिंक किया। जिस पर इम झूठ बोल देती है, ज़्यादा नहीं डैड, बस 1 पैक लिया था। डियोन इम की खिंचाई करते हुए कहता है क्या सिर्फ 1 पैक में तुम्हारे इतने ज़्यादा होश उड़ चुके थे कि तुम्हें आइडिया भी नहीं तुम कहाँ सोने के लिए चली गई थी। इम कहती है सोने के लिए, घर पर ही तो थी मैं। डियोन कहता है याद करो ज़रा तुमने कल रात क्या किया है, तुम कहाँ पर सोई थी। तभी फानू आ जाता है। फानू जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और इम का बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो इम से कहता है क्या सच में तुम्हें याद नहीं है कि कल रात तुम कहाँ पर सोई थी। जिस पर इम कहती है मुझे सच में याद नहीं है। फानू से बताता है कि कल रात इम रोड पर ही सो गई थी। फानू इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर गया था। अब यहाँ पर डैड को दिखाया जाता है जो इम से कहते हैं अब झूठ मत बोलो, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, मुझे ये बताओ कि तुमने कितना ज़्यादा ड्रिंक किया था। इम फिंगर्स को ओपन करती है और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाती है एंड यहाँ पर बताती है कि उसने अनलिमिटेड ड्रिंक किया था। उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसने कितना ज़्यादा ड्रिंक किया था, क्योंकि वो कल बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थी। डैड इम से कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करेगी। इम प्रॉमिस कर देती है।
फानो इम को उसकी कंपनी ड्रॉप करने के लिए जाता है। रास्ते में वो इम से पूछता भी है कि वो उस होटल के पास क्या कर रही थी। इम उसे बताना नहीं चाह रही थी कि वो वहाँ पर सुसाइड करने के लिए गई थी। फानो उसे कहता है कि जिस जगह पर वो गई थी वहाँ पर ड्रग्स डीलिंग का काम हो रहा था और साथ ही वहाँ पर किसी का मर्डर भी हुआ है। मर्डर का नाम सुन करके इम काफ़ी घबरा सी जाती है। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ लोगों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया था। उन लोगों से पूछताछ की जाती है जहाँ पर वो लोग काफ़ी डरे हुए थे और उन लोग का कहना था कि वो इंसान नहीं, वो कुछ और ही था। इम का क्राइम वाली प्लेस पर होना, इस बात को लेकर के फानू काफ़ी डर रहा था कि कहीं इस केस में इम ना घसीटी जाए। इसी वजह से वो इम से कहता है कि जो कुछ भी है वो साफ साफ बता दे, लेकिन इम को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फानू उसे फ़ोन देता है कि तुम उस क्राइम वाले भी प्लेस पर थी, तुम्हारा फ़ोन मुझे वहीं से मिला। इम और भी बुरी तरीके से डरने लगती है। तब फानू से कहता है जो भी सच है मुझे बताओ, तुम वहाँ पर क्यों गई थी? तुम्हारा वहाँ पर होना इस केस को किसी और ही डायरेक्शन में मोड़ देगा। पैट की मौत का सदमा इंग बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इंग कहती है कि मॉम डैड के जाने के बाद तुम भी तो मेरी लाइफ में थे और तुम भी मुझे इसी तरीके से छोड़ के चले गए, लेकिन हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया उस तक मैं पहुँच कर रहूँगी, उसे छोड़ूंगी नहीं। इंग भी एक काबिल पुलिस ऑफिसर है। फानू के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर इंग बता देती कि वो चंपू को उस पार्टी में फ़ाइल देने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके बॉयफ्रेंड कॉप से होती है। कॉप ने इम से झूठ कहा है। उसने कहा था कि वो अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के लिए यूएस से जा रहा है और पिछले 2 सालों से इम उसका इंतज़ार कर रही थी और इस पार्टी में उसे मालूम पड़ा कि कॉप की तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जो कि उसे हनी हनी कहकर बुला रही थी और इम की वो काफ़ी इंसल्ट भी करती है। इम जो कि कॉप की बातों में आकर पिछले 2 सालों से उसका इंतज़ार कर रही थी और यहाँ पर फानू को बताती है कि वो थाईलैंड में ही है और उसने उससे झूठ कहा कि वो यूएसए में गया था। अब यहाँ पर मुझसे बताती है कि इसे सदमे की वजह से कल रात उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था और उसके बाद वो सुसाइड करने के लिए ऊपर टेरेस पर गई थी। जब फानू को ये सब मालूम पड़ता है तो वो इनको हक कर लेता है कि दोबारा वो इसके बारे में सोचे भी ना और सुसाइड के बारे में तो उसके दिल में ख्याल भी ना आए। इम वहाँ पर थेप को देखती है, लेकिन श्योरिटी के लिए जब वो टर्न होती है और फानू भी, तो वहाँ पर थेप था ही नहीं, वो तो गायब हो चुका था। कंपनी में सीनियर इम की अच्छी वाली क्लास ले रहे थे क्योंकि फाइल सही टाइम पर चंपू को ना देने की वजह से उनके हाथों से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकल चुका था और इन सब का जिम्मेदार वो इम को ही ठहरा रहे थे कि इम की लापरवाही की वजह से उनकी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो वहीं पर आ जाती है चंपू और इम की क्लास लगते हुए देखती है। तब वो सीनियर के पास जाती है और सारा का सारा ब्लेम खुद पर ले लेती है कि इसमें इम की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। उसके बाद क्या, चंपू को भी इम के ही बाजू में एक चेयर देकर बैठा दिया जाता है एंड उसके बाद उसकी भी क्लास लेने लगते हैं। सीनियर काफ़ी भड़के हुए थे कि दोनों की लापरवाही की वजह से आज कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हो गया है और बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि दोनों को रिज़ाइन देने के भी बारे में कह दिया जाता है। तभी एक एम्प्लॉय आती है और बताती है कि कुछ लोग आए हुए हैं और वो इम से बात करना चाह रहे हैं। इम की क्लास का टाइमिंग ख़त्म होता है एंड उसके बाद उसे उस पर्सन से मिलाया जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है जो लोग उससे मिलने के लिए आए थे इम को बताते हैं कि उनका एक विला उनके बॉस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है एंड वो उसे ख़रीदना चाहते हैं। इसके लिए वो चाहते हैं कि इम उनके साथ मीटिंग करे। इम काफ़ी हेजिटेशन में थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सीनियर कह देते हैं कि ठीक है, इम अटेंड कर लेगी। थेप के पास कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आगे थेप को एक तहखाने में दिखाया जाता है। उसके सामने इम की ही फ़ोटो थी, लेकिन वो फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थी और उसमें इम का पहनावा भी कुछ अलग ही था, मानो वो बहुत सदियों पहले का है। इम काफ़ी घबराई हुई थी। वो उस पर्सन के साथ मीटिंग नहीं करना चाह रही थी जो कि उनके विला को खरीदना चाह रहा था। सारे लोग इम को फोर्स करते हैं कि अगर उसने काम कर दिया तो कंपनी में उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इम कहती है मैं इस कंपनी में अदर्स काम करती हूँ, इस तरह की मीटिंग्स वगैरह हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं काम बनाती कम हूँ बिगाड़ती ज़्यादा हूँ। तभी सीनियर आ जाते हैं और वो इम को मस्का पॉलिश करने लगते हैं कि देखो वो जो विला खरीदना चाह रहा है वो तुमसे मीटिंग करना चाह रहा है और वैसे भी तुम देख सकती हो ना मेरे घर पे मेरे कितने छोटे छोटे भाई बहन हैं, इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, प्लीज़ किसी भी तरीके से इस विला को सेल करवा दो। और वैसे भी अगर ये विला सेल होता है तो तुम्हें भी तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, 27 मिलियन। इम जहाँ मीटिंग नहीं करना चाह रही थी तो 27 मिलियन का नाम सुनते ही वो मान जाती है और आगे सारे लोग उसका मेकअप करते हैं और अच्छी तरीके से उसे तैयार करते हैं। साथ ही उसे समझाते हैं कि किस तरीके से उसे विला के बारे में इन्फॉर्मेशन उस पर्सन को देनी है जो कि ख़रीदना चाह रहा है। आगे दिखाया जाता है सारे लोग उसे ड्रॉप करने के लिए आते हैं क्योंकि मीटिंग नाइट में थी। सारे लोगों ने इनको इस तरीके से तैयार कर दिया था कि किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी, लेकिन हाई हील्स होने की वजह से वो लड़खड़ाती है और गिरने से बच जाती है। यहाँ पर इम को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि किस तरीके से उसे अपने बालों को संवारना है
उसे बताया जाता है कि जब भी उसे अपने बाल को सही करने रहेंगे तो वो अपने हाथों का यूज़ नहीं करेगी, बल्कि अपने हेड को ही इधर से उधर करेगी। एम की मीटिंग एक शिप पर होने वाली थी। शिप पर चढ़ने से पहले वो अपनी फ़ोटो क्लिक करती है और उस फ़ोटो को फ़ानू के पास सेंड कर देती है। फ़ानू देखता है। फ़ानू जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था और डॉक्टर के थ्रू फ़ानू को मालूम पड़ता है कि पैट की जान किसी जहरीले चीज़ की काटने की वजह से हुई है और उसे निशान भी दिखाया जाता है। उस निशान को देख करके फ़ानू का कलीग उसे कहता है कि ये तो ऐसा लग रहा है मानो किसी वैम्पायर ने काटा है, जिस पर फ़ानू कहता है ये मजाक का टाइम नहीं है। आगे दिखाया जाता है फ़ानू का कलीग उसे कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, अभी भी वैम्पायर्स होते हैं। अपने कलीग की बातें सुन करके फ़ानू स्माइल भी करता है कि तुम किस सदी में जी रहे हो, वैम्पायर्स वगैरह सिर्फ स्टोरीज़ वगैरह में होती है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फ़ानू का कलीग उसे कुछ इन्फॉर्मेशन वैम्पायर्स के बारे में दिखाना चाह रहा था, लेकिन तभी बॉस का कॉल आ जाता है और फ़ानू और उसके कलीग को बॉस के पास जाना पड़ता है। यहाँ पर दिखाया जाता है इम की मीटिंग थेप के साथ होने वाली थी, जो कि काफ़ी टाइम से इम का वेट कर रहा था। इम शिप पर सही से बैलेंस नहीं कर पाती और गिरने वाली थी। थेप उसे संभालता है। इम उसे थैंक्स बोलती है। जिस जगह पर पैट का मर्डर हुआ है वहाँ की सीसीटीवी वीडियोस फ़ानू, उसका कलीग और उसके सीनियर सब लोग देख रहे होते हैं। यहाँ पर कलीग को उस वीडियो में एक लड़की दिखाई देती है जो कि ऑब्वियसली इम ही थी, लेकिन उसने अपने फेस को मास्क से कवर करके रखा हुआ था, इस वजह से वो लोग पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन फ़ानू पहचान जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इम ही है। अगली सीन में दिखाया जाता है फ़ानू इम की फ्रेंड चंपू के पास कॉल करता है और उससे पूछता है कि इम कहाँ पर गई हुई है। ऑफिस में सारे लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। चंपू फ़ानू को बता देती है कि इम किसी रिच पर्सन के साथ डीलिंग करने के लिए गई हुई है और एड्रेस भी उसे सेंड कर देती है। इम के आने की खुशी में थेप ने अरेंजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया था। इम थेप से अपने विला के बारे में सब कुछ बताती है और उसकी पूरे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। तो वहीं पर थेप का कहना था इम एटलीस्ट पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद जो कुछ भी रहेगा बातें कर लेंगे। लेकिन इम तो किसी भी तरीके से उस विला को सेल करवाना चाह रही थी, इसी वजह से वो बस विला की बातें किए जा रही होती है। थेप इम से कहता है क्या हम खाने पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं, पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते रहेंगे। थेप के इंसिस्ट करने पर इम खाना तो शुरू करती है, लेकिन बातें उसकी चालू रहती है। इम तो बस अपनी कोशिश में लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से बस एक बार ये डील डन हो जाए। तेज़ हवा की वजह से इम अपने बालों से काफ़ी परेशान हो रही थी। तो वहीं पर थेप इम को अपने आगे करता है और इम काफ़ी घबरा सी जाती है। थेप अपनी हैंकी निकाल करके इम के बालों को बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज करता है और अपनी हैंकी से ही बांध देता है। थेप का इस तरीके से इम के साथ करना इम को कुछ अजीब सा लग रहा था। फर्स्ट मीटिंग में थेप उसके बालों को इस तरीके से सहला रहा था। इम डर जाती है और वो थेप से कहती है कि वो बस अपने घर जाना चाह रही है। तब थेप इम से कहता है कि सच में वो उसे नहीं पहचान पा रही है। इम कहती है कि वो थेप से फर्स्ट टाइम मिली है और उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान रही है। थेप उसे याद दिलाने की कुछ कोशिश कर रहा था। इम काफ़ी घबरा सी जाती है। वो वहाँ से जाती है, उससे पहले थेप उसे किस कर लेता है। इम बहुत बुरी तरीके से डरती है और वहाँ से भागने के चक्कर में गिर जाती है और टेबल पे रखा हुआ गिलास भी टूट जाता है, जिसकी वजह से इम के हाथों में लग जाती है और ब्लड निकलने लगता है। थेप ब्लड को देखता है तो वो कहीं इम को हर्ट ना कर दे, इस वजह से वो इम को गुस्से में कहता है कि वो जल्दी से यहाँ से जाए। खाओ इम को ड्रॉप करने के लिए जाती है। फ़ानू आ जाता है और इम के हाथों में लगी हुई चोट को देख करके वो एकदम बौखला से जाता है। ये चोट कैसे लगी? इम बताती है कि कांच उसे लग गया था, बाकी किसी की गलती नहीं है। फ़ानू इम के बॉस से मिलना चाह रहा था जिसके साथ इम डील कर रही थी, लेकिन इम कहती है कि उसे घर जाना है। फ़ानू उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से लेकर के चला जाता है और दूर से खड़ा थेप ये सब कुछ देख रहा था। थेप एक बार फिर से उसे तहखाने में जाता है जहाँ पर इम जैसे दिखने वाली लड़की की फ़ोटो थी। वो उसे देखता है और पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है। किसी टाइम में थेप भी बिल्कुल ह्यूमन की तरीके था और वो इम जैसे दिखने वाली लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उन दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी। थेप उस लड़की से कहता है कि वो उसका वेट करे, वो उसके लिए वापस ज़रूर आएगा। आगे दिखाया जाता है थेप बहुत ही बहादुरी से कुछ लोगों के साथ फाइट करता है और इस फाइटिंग के चक्कर में बेचारा थेप खाई में गिरने से बचा हुआ रहता है, लेकिन लास्ट टाइम तक उसके दुश्मन उसे खाई में भी धक्का दे देते हैं। लेकिन वो एक ऐसी प्लेस पर जाकर गिरता है जहाँ से उसे मून काफ़ी रेड दिखाई दे रहा था, मानो मून ने ब्लड पी कर रखा हुआ है। तभी वहाँ पर वैम्पायर की एंट्री हो जाती है जो कि कई सदियों से उस जगह पर था और थेप को देख करके वो उसका शिकार करने लगता है। थेप अपने आप को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायर उस पर अटैक कर चुका था। अपनी जान बचाने के चक्कर में थेप ने उस वैम्पायर को जान से मार दिया था। आगे थेप को दिखाया जाता है कुछ लोग उसे जैसा तैसा करके वापस से विलेज में लेकर आते हैं। थेप अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और लास्ट टाइम तक वो इम जैसे दिखने वाली लड़की की
गोद में अपना दम तोड़ देता है। उस लड़की का कहना था कि उन दोनों ने जीने मरने की कस्में एक साथ खाई थी। अब जबकि थेप इस दुनिया में नहीं रहा तो वो जीकर क्या करेगी। और उस लड़की ने भी उसी ही नाइफ से अपने आप को मार लिया था जिस नाइफ से थेप ने उस वेम्पायर को मारा था। उस लड़की के मरते ही थेप होश में आ जाता है और उसे यहाँ पर मालूम पड़ता है कि किस तरीके से लोगों को जब लगा कि वो मर चुका है और उस लड़की को भी लगा कि वो मर चुका है, तो उस लड़की ने अपने आप को मार दिया ये कहकर कि वो अकेले इस दुनिया में जीकर क्या करेगी। थेप उस लड़की की फ़ोटो देखते हुए कहता है कि पिछले 200 सालों से वो उसका इंतज़ार कर रहा है। अपने प्यार का इंतज़ार वो इतनी सदियों से कर रहा है। अब जबकि वो उसे मिली है तो दोबारा वो उसे खोना नहीं चाह रहा है। लेकिन क्या सच में इम वही लड़की है जिससे थेप पास्ट में प्यार करता था, या फिर इम कोई और ही है? देखते आगे की वीडियो में। अगर आपको फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है देन कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।